हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 से आगे को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 में जो भी प्रश्न था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करने वाला, उस प्रश्न को हल कर दिए हैं। और इसमें क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 से आगे के और को प्रश्न को हल करेंगे। ये मैं NCERT बुक जो है पुराने वाला बुक है, उससे इस सभी प्रश्न को हल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ बोर्ड में न्यू NCERT बुक चल रहा है और कुछ में पुराना NCERT बुक चल रहा है। इसी कन्फ्यूजन में मैं अभी तक पुराने बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर पुराने बुक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें नया बुक तो आपका कवर हो ही गया है। क्योंकि जो नया बुक है उसमें क्या किया गया है, जो पुराने बुक है ना, उसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो उसी से कुछ चैप्टर को ही हटा दिया गया है। इसलिए अगर आप पुराने बुक से पढ़ते हैं तो आपका नया बुक तो कवर हो ही जाएगा। इसलिए मैंने अभी तक पुराने बुक से ही सारा क्वेश्चन आंसर को बताया है। लेकिन अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण खत्म होने के बाद न्यू बुक NCERT का जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर को आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इस सभी का हल कर दिए हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो है इसी के जो हल करेंगे। देखिए 2 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक क्वेश्चन है ये 2 का। तो इसी 5 प्रश्न को अभी हम हल करेंगे। और इसके बाद आगे के जो भी वीडियो आएगा उसमें न्यू NCERT बुक से क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग को। अगर आप लोग को न्यू NCERT बुक नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देखकर आप वहां से वीडियो NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास पुराना बुक है तो बस उसी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, बस कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो चलिए फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो क्या करना है, उसको विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो इसी प्रश्न को हल करना है। तो चलिए यहाँ पर हल शुरू करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से मैं पढ़ते जाऊँगा और आप लोग को यहाँ पर हल करते जाऊँगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन सा भिन्न ज्ञात करना है, तो वही भिन्न को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि भिन्न तो हमको पता है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि अब देखिए भिन्न बराबर क्या मान सकते हैं, भिन्न का मतलब होता है बट्टा। तो यानी कि आप बट्टे में XY मान सकते हैं या फिर X/Y या तो फिर A/B, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या मानूंगा, माना कि चलिए भिन्न बराबर X और बट्टे का Y मान लेता हूँ। चलिए X और बट्टे Y, ये मैंने भिन्न मान लिया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, प्रश्न को देखकर ही करेंगे, जो प्रश्न बोल रहा है उसी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो आप देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दे। तो देखिए अंश किसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश। और ये जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। चलिए तो अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश क्या है, X है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर आगे बोलता है हर में से 1 घटा दे, तो हर क्या है, नीचे वाला जो है उसमें से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो 1 घटा दिए तो वह भिन्न क्या होता है, तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। तो 1 में बदल जाता है यानी क्या हो गया, इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 1 में बदल गया। अब देखिए इसको क्या करना है, अब क्रॉस गुना करके इसको समीकरण में बदल लेना है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। आपको ये साइन नहीं लगाना है क्रॉस वाला, मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो X + 1 हो जाएगा, अब बराबर Y - 1 डायरेक्ट उतर जाएगा, Y - 1, इसको इससे गुना करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, X और इस Y को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -Y और बराबर ये -1 है। चलिए -1 रहने दीजिए। और इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी साइड कर देंगे, तो ये +1 इस साइड आएगा तो -1। तो यहाँ पर X का क्या मान आएगा, तो यहाँ पर X और -Y, X और -Y बराबर क्या आ जाएगा, तो X और -Y बराबर आ जाएगा -2। आप चाहे तो इस 2 को इधर भी ला सकते हैं, लेकिन इधर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा ये समीकरण 1 आ गया है। चलिए अब क्या करेंगे, फिर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न से
इसका मतलब क्या हुआ, पुनः का मतलब फिर से, यानी दोबारा से प्रश्न को देख रहे हैं तो पुनः प्रश्न से। अब देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। देखिए क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ दे, तो यहाँ पर देखिए अंश क्या है, एक्स माने अंश को, तो एक्स में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। और देखिए बोल रहा है सीधा सीधी क्या बोल रहा है, यदि अंश में, सॉरी यहाँ पर गलती मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बोल रहा है क्या, हर में 1 जोड़ दे। तो हर क्या है, हर पहले तो एक्स अंश है तो इसको लिख लेंगे, हर क्या है, वाई है, तो वाई में 1 को जोड़ना है, लेकिन अंश में कुछ भी नहीं बोला है, ना जोड़ने के लिए ना घटाने के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे हम अंश को वैसे ही छोड़ देंगे। तो हर में 1 जोड़ देंगे तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाएगी। चलिए तो 1/2 में बदल दिए इसको। अब इसको क्या करना है, फिर इसको क्रॉस गुना करना है, इसको इससे इसको इससे। देखिए एक्स को 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2x बराबर, इसको 1 से करेंगे तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही करेंगे 2x, और ये y इस साइड करेंगे तो -y, अब बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये समीकरण हमारा 2 आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 में बदल जाती है, यानी कि हर में 1 जोड़ना है लेकिन अंश में कुछ नहीं करना है, ये पहले ही बोल दिया, अंश के बारे में कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण 2 आ गया। चलिए अब जब समीकरण 2 आ गया तब क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में ही बोल दिया है, विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि क्या कहता है, दोनों समीकरण को पहले एक जगह लिख लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख लीजिए। चलिए विलोपन विधि और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, यह है x और -y बराबर -2 है। चलिए अब समीकरण 2 क्या है, 2x और -y बराबर क्या है, 1 है। तो ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। अब इसको विलोपन विधि किस तरीके से हल करते हैं, या तो x को काटेंगे, यहाँ पर 2x है, या तो x को यहाँ क्या करेंगे, गुणांक बराबर पूरा कर इसको काटना है, या फिर y का। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरण में क्या है, y का गुणांक 1 पूरा हुआ है, तो इसमें हमको किसी भी तरह से गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर समीकरण को जोड़ेंगे तो ये x और माइनस का y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे इस समीकरण। चलिए समीकरण 1 अगर प्लस इसमें कर देंगे, जोड़ेंगे इस समीकरण को, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको जोड़ेंगे तो 2y x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x और माइनस का 2y हो जाएगा। तो यानी दोनों चर रह जाएगा, तो फिर हमारा x या y का मान किस तरीके से निकलेगा, तो निकलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनस से अगर हम इसको गुना कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 और -2 से। चलिए इसको अगर हम माइनस से करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये जो प्लस रहेगा चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले वाले जो वीडियो है उसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x है प्लस का -2x है, तो यहाँ पर माइनस का x बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो कट ही जाएगा, एक को तो कटना निश्चित है, नहीं कटा है तो समझ लीजिए आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर -1 और -2, माइनस का 3, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया हमारा, 3 निकल गया। अब क्या करना है, इसी x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं आप, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो समीकरण 1 क्या है, यह है x और माइनस y बराबर -2 है। चलिए तो यहाँ पर x का मान कितना निकला है, 3 और -y बराबर -2। अब देखिए -y बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 और ये प्लस का 3 इस साइड आएगा, तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -y बराबर क्या आ जाएगा, -5, और माइनस और माइनस कट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का मान डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, 5। तो हमारा x और y का मान निकल गया। तो अब क्या हो गया, ये x और मान का निकल गया, x और y का मान, तो अतः भिन्न बराबर, भिन्न हम क्या माने थे, x और y, तो यानी x और y माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या निकला है, 3 और बट्टे का
5। यही क्या हो, यही भिन्न बोल रहा था क्या, भिन्न क्या होगा, तो यही भिन्न क्या होगा, एक्स और बटे वाई बराबर क्या होगा 3/5। तो ये हमारा क्या निकल गया, भिन्न निकल गया। तो चलिए आप दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो ये हमारा बुक का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखना रहता है ये कि बोल क्या रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है इसमें। तो ये बोल रहा है क्या, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सोनू और नूरी और सोनू यही है। चलिए तो इन दोनों को क्या करेंगे, जिसका आयु बोल रहा है निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना, यहाँ पर ये 2 नंबर का है, दूसरा का दूसरा, माना कि देखिए बोल रहा क्या, नूरी की आयु बराबर, चलिए नूरी सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पर देखिए पूर्व हो या बाद हो कुछ भी रहे, इसमें सबसे पहले अगर हमको वर्तमान आयु किसी का पता चल जाए तो वो बाद बोल रहे हैं या फिर पूर्व बोल रहा है, कुछ भी बोलेगा तो हमको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, अभी किसी का वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अगर मान लीजिए ये बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात में तुमसे 3 गुनी आयु की, यानी 5 वर्ष पश्चात उसका आयु कितना रहा होगा, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 5 यानी 15 वर्ष का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वर्तमान आयु पता करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, नूरी की वर्तमान आयु, चलिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, और सोनू की वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं y वर्ष। चलिए x वर्ष और y वर्ष मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए हमको वर्तमान आयु पता चल गया क्या, x वर्ष y वर्ष पता नहीं चला है, मान लिए हैं x है और y है। तो अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले यानी पीछा, यानी माइनस का होगा, इसका क्या होगा माइनस 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए आप डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x प्रश्न से x - 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से सजा कर लिख सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व और नूरी की आयु इसका आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, यानी देखिए वर्तमान में अभी कितना है इसका, x है, तो वर्तमान में x है, और 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो x में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष का कोई है और इसमें 5 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का रहा होगा, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष का रहा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें 5 को घटा देते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या होगा, x और -5, यानी कि x में से 5 को घटा देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व ही बोल रहा है, सोनू की आयु, सोनू की आयु थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, बोल दे रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए तो सोनू का आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो इसमें भी y और माइनस में 5 कर देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर हमको काम करना है। तो ये हमको पता चल गया 5 वर्ष पूर्व क्या था, सोनू और नूरी की आयु। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु नूरी की आयु को क्या था, 3 गुनी था। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर हमको पता चल ही गया। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x और -5 बराबर क्या करेंगे, y और -5। इसमें बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे।
और इसमें आप 3 से गुना कर दिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु क्या था, सोनू की आयु को 3 गुनी था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोनू में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका x और माइनस का 5 और बराबर बराबर यहाँ पर क्या आएगा, इसको दोनों को गुना करेंगे 3 से। तो यहाँ पर 3y और माइनस 15 आ जाएगा। और यहाँ पर x, अब ये देखिए इस y को क्या करेंगे, इधर लाएंगे लेंगे 3y को, तो ये माइनस में आ जाएगा 3y और बराबर माइनस का 15 है तो माइनस का 15, और ये 5 भी इधर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 है तो इधर प्लस का 5 में बदल जाएगा। तो इसके बाद x और माइनस कितना है 3y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा यानी माइनस का, फिर भी 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब ये हमारा पास आ गया क्या, समीकरण सॉरी 1 आ गया। चलिए समीकरण 1 आ गया। अब देखिए फिर दूसरे बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको भी देख लीजिए। देखिए दूसरे बार क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना, यानी 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ देखिए आप चाहे तो फिर इस यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। अब वो काम हमको नहीं करना है, अब डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से और यहाँ पर पुनः प्रश्न से, क्योंकि दोबारा फिर प्रश्न से ही कर रहे हैं, प्रश्न को ही देख रहे हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शर्त 1 और शर्त 2, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्न से। अब देखिए दूसरे बार क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष देख लेते थोड़ा सा। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा, मान लीजिए अभी कोई 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, वो 20 वर्ष का हो जाएगा, उसमें 10 जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से अभी वर्तमान आयु है किसका, नूरी का x है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, यानी प्लस 10। ये 10 वर्ष का है, ये मान लीजिए यहाँ पर 10 होगा x का मान, तो 10 10 20 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सोनू भी y और प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी रह जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसमें 2 से गुना हो जाएगा। तब यहाँ पर x प्लस 10 और बराबर इसको 2 को y से करेंगे 2y और 10 को भी 2 से करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर x और यहाँ पर देख लीजिए, अब इसे 2y को इधर करेंगे तो माइनस का 2y बराबर यहाँ पर क्या है 20 है। चलिए 20 और ये 10 है, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 10, तो x बराबर माइनस 2y और बराबर 20 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, प्लस का 10। तो ये अब हमारा आ गया है समीकरण 2। अब समीकरण 2 आ गया तो आपको पता है क्या करना है, दोनों समीकरण को एक जगह पर लिखकर विलोपन विधि से हल करना है। चलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से, 2 से। चलिए तो अब समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो यह है x माइनस 3y और बराबर माइनस का 10, और दूसरा है x और माइनस 2y और बराबर कितना है 10 है, प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, x का गुणांक और इस x का गुणांक दोनों समीकरण में बराबर है। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण साइन चेंज हो जाएगा। तो समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, आपको पता ही है, माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, 3y माइनस का 2y प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का y बच जाएगा। अब बराबर यहाँ देखिए माइनस 10 ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का y होगा, यहाँ पर देख लीजिए माइनस का y होगा, 3y माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मान जो निकला है x और y का जो भी होगा क्या, अब जो ये उम्र वाला क्वेश्चन होता है वर्ष वाला, इस क्वेश्चन में कभी भी x या y का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए आप गलत कर चुके हैं। तो इसका हमारा y का मान क्या निकल गया 20, तो इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में
रखने पर तो एक में रख लेते हैं। चलिए, तो एक क्या है, समीकरण एक क्या है, तो ये है x और -3 और y बराबर -10 है। तो y का मान तो पहले हम यहाँ पर 20 रख लेते हैं डायरेक्ट, बराबर क्या है -10 है। चलिए, अब यहाँ पर x और ये देखिए -3 को अगर 20 से गुना करेंगे तो ये -60 हो जाएगा, बराबर -10। तो यहाँ पर देखिए x और बराबर -10, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, बस थोड़ा सा और क्या हो गया, हाँ चलिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -10, ये जो -60 है इससे अगर बराबर की इस साइड आएगा तो ये +60 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, +50 आ जाएगा। तो ये देखिए, अब देखिए नूरी की आयु और सोनू को आयु कितना निकल गया है। हम देखिए y किसको माने है, ये माने है सोनू की, और ये x है नूरी। तो यानी कि नूरी और सोनू को आयु हमारे पास निकल गया है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, अतः चलिए लिख ही देते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु देखिए इसका वर्तमान आयु क्या निकल गया है, तो नूरी के, जिसको हम x माने, नूरी के क्या माने थे x, तो यानी 50 वर्ष, इसका क्या निकल गया 50 वर्ष। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग 50 वर्ष लिख लीजिएगा, वर्ष लिखना जरूरी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, आप लोग समझ लीजिएगा। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना वर्ष, 20 वर्ष है। चलिए 20 वर्ष, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हीं दोनों का आयु निकालना था। तो चलिए आप अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, तो अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यह है 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो यानी इसमें पहले ही बोल दिया गया है कोई 2 संख्या है। तो 2 संख्या बताया नहीं गया है क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 संख्या को मान लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। चलिए, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या इसी के संख्या का हल करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें 2 अंकों की संख्या का बात चल रहा है, तो इसमें 2 अंकों की संख्या को मान लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हल माना कि, चलिए मानेंगे क्या, इसको मान लेते हैं क्या, सबसे पहले इसको मान लेते हैं संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक। देखिए 2 अंक में क्या होता है, एक तो इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। तो चलिए संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं x है, और संख्या का दहाई अंक मान लेते हैं। चलिए संख्या दहाई अंक इसको मान लेते हैं y। देखिए संख्या का इकाई अंक x और संख्या का दहाई अंक क्या मान लिए y, क्योंकि 2 अंकों का संख्या बोल रहा है, इसलिए संख्या इकाई अंक दहाई अंक, क्योंकि इकाई अंक दहाई अंक 2 अंकों की संख्या में होता है, इसलिए इसका क्या मान लिए, इकाई अंक और दहाई अंक। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, एक संख्या क्या है, इकाई अंक है x और दहाई अंक y, यानी 2 संख्या यही है। तो यहाँ पर प्रश्न से यहाँ पर देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप यहाँ पर शर्त 1 और शर्त 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर x और प्लस y 2 अंकों की संख्या का योग क्या है, यही है x और प्लस y, और इसका बराबर क्या 9 तो दे ही दिया है। तो यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए ये समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर। देखिए इस संख्या का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसमें संख्या के बारे में बात चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमको संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए संख्या क्या है, तो संख्या बराबर एक सूत्र होता है।
क्या होता है, तो वो सूत्र को लिख देते हैं संख्या बराबर। देखिए संख्या बराबर होता है 10 और गुना दहाई अंक दहाई और गुना इकाई लिख लीजिए इकाई। ये क्या होता है, संख्या बराबर सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो संख्या बराबर हमको क्या निकल जाएगा, संख्या बराबर हमको क्या निकल जाएगा 10 और गुना में देखिए दहाई अंक क्या है y है, तो इसको y से गुना कर देंगे। चलिए y और गुना, सॉरी यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर प्लस होता है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस, अब देखिए इकाई अंक क्या है x है, तो x दे दिए। तो ये हमारा क्या निकल गया, संख्या निकल गया। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या। तो अब ये जो हमारे संख्या प्राप्त हो गया, संख्या क्या प्राप्त हो गया, तो ये हो गया संख्या प्राप्त हो गया हमारे पास क्या 10 y और प्लस का x। अब ये हमारे पास संख्या निकल गया। इस संख्या का क्या है 9 गुना संख्या। तो इस अब यहाँ पर देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास संख्या प्राप्त हुआ, तो ये देखिए 10y और प्लस x, ये जो संख्या प्राप्त हुआ इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने पर। तो अंक को पलटेंगे तो देखिए हमारे पास अंक को पलटना है, तो यहाँ पर देखिए y है तो y ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो अंक को हम पलटेंगे, तो यानी ये जो 10 इसके जो अंक है 10, इस अंक को पलटेंगे तो ये 10 इसके साथ आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। जब इस अंकों को पलटेंगे ना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर ये 2 गुना संख्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो ये तो हमको कर लिए पहला समीकरण। इसके बाद बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या, तो संख्या का हमारा पता चल गया क्या 10x 10y और प्लस x गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब इस संख्या के 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगा 2 गुना होगा। तो 9 अंकों की संख्या ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये 9 अंकों की संख्या, इसको 9 गुना किया और इससे जो अंकों को पलटने के बाद क्या बना 2 गुना संख्या बना, बस यही है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो 9 को 10 से करेंगे तो ये 90y हो जाएगा और प्लस 9 को x से करेंगे तो 9x और बराबर 2 को y से करेंगे 2y और प्लस 2 को 10 से करेंगे तो 20 x है तो x। अब क्या करेंगे 90 है तो 90, y तो y। अब इस 2y को इधर करेंगे तो माइनस में 2y आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 9x है तो 9x और इस 20x को इस साइड करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 90y है, इसमें 2y घटा देंगे तो यहाँ पर 88y आ जाएगा। चलिए और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और इस 9x में क्या करेंगे 20x को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ही क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का ही 11x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ सब कुछ इस साइड ला लिए बराबर को, तो यहाँ पर तो आपको पता है 0 बचेगा ही। चलिए यहाँ पर 0 बच गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा माइनस का 8y और ये प्लस का क्या बच जाएगा यहाँ पर x बच जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। तो अब ये जो है इसके गुना वाला है, ये इधर आएगा तो 0 को बटा में आएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बच जाएगा, तो x को हम पहले लिख लेते हैं प्लस वाला को और माइनस को क्या करते हैं 8y माइनस में कर देते हैं बराबर का 0। तो ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, समीकरण 2 आ गया। बस अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब समीकरण इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। चलिए विलोपन विधि से चलिए विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो विलोपन विधि क्या है, तो ये है दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, अब समीकरण 1 है क्या, तो ये है x और प्लस y हम बराबर क्या है 9 है। चलिए फिर यहाँ पर x और माइनस समीकरण 2 है माइनस 8y बराबर और यहाँ पर 0 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, तो समीकरण 1 और माइनस 2 से। चलिए तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह तो बदल जाएगा, सबको पता ही है। फिर यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस का y और प्लस 8y, क्योंकि इस प्लस का वैल्यू हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर 9y
और बराबर। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर 9 बच जाएगा और 9 9 से कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास, 1 निकल जाएगा, y का मान 1। चलिए अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख लेते हैं। तो 1 क्या है, तो 1 है हमारे पास x और प्लस y और बराबर का 9 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकला है तो x और प्लस y का मान 1 और बराबर 9 है, तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर 9 है तो 9 और ये प्लस का 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 है, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 8। तो हमारा x और y का मान निकल गया। तो यहाँ पर संख्या क्या ज्ञात करना था, तो यही संख्या हमको ज्ञात करना था। यही संख्या क्या निकल गया, संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक, हाँ यानी कि संख्या का इकाई अंक 8 है और संख्या का दहाई अंक 1 है। चलिए तो अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यही प्रश्न है। चलिए इनको हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या प्राप्त करना है, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। चलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या को मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या संख्या 50 रुपये की नोट की संख्या मान लेते हैं एक्स रुपया। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स रुपया। चलिए इसको एक्स रुपया मान लिए। इसी तरीके से 100 रुपया की नोटों की संख्या इसको मान लेते हैं वाई रुपया। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो अब देखिए जब हम 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, या आप शर्त 1 लिख सकते हैं प्रश्न से। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं क्या, तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, खजांची से कितना 50 रुपये का नोट तथा 100 रुपये का नोट मांगा। तो यहाँ पर देखिए 50 रुपया का नोट मांगा, यानी कि 50 रुपया कितना है, एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो यह 50x और प्लस यानी 100 रुपये का नोट भी मांगा, दोनों मांगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को 100 से गुना कर देंगे। चलिए y को 100 से गुना करेंगे तो यानी 100y हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। और कुल नोट कितना है, इन दोनों यानी 2000 रुपये निकाला, इसमें से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2000 हो जाएगा। चलिए ये 2000 हो गया हमारा। तो ये समीकरण हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। चलिए 2000 ये हमारा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 यानी क्या बोल रहा है, 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, लेकिन ये नहीं पता है उसको क्या 50 रुपये कितना नोट था और 100 रुपया कितना नोट था। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि एक्स और वाई 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें कि 100 का और 50 का नोट दोनों था। चलिए तो यहाँ पर पुनः प्रश्न से दोनों है, लेकिन कुछ भी पता नहीं कितना है, पुनः प्रश्न से। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स और प्लस वाई, यानी कि क्या बोल रहा है, डायरेक्ट 25 रुपये के नोट 25 नोट प्राप्त किए, जबकि यानी कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट पता नहीं है कितना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, दोनों नोट है, इन दोनों को मिलाकर 25 नोट प्राप्त किया है। तो ये डायरेक्ट समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। और जब समीकरण मिल गया तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। पहले ही बोल दिया है, विलोपन विधि से।
चलिए विलोपन विधि समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे। समीकरण 1 है क्या 50x और प्लस 100y बराबर 2000 है। चलिए 2000 और उसके बाद समीकरण 2 क्या है तो समीकरण 2 कितना है सॉरी इसको देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसको पहले ही हमको क्या कर देना था, इसमें से 50 को कॉमन ले लेना चाहिए। चलिए यहाँ पर 50 को अभी कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब समीकरण 1 मान रहे थे तभी इसको क्या करना था, इसमें से 50 क्योंकि इन दोनों में कॉमन है तो इसको क्या करेंगे 50 अभी कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2y बच जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 है तो 2000। अब देखिए ये 50 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 5 200 होता है तो यहाँ पर x और प्लस का 2y और बराबर यहाँ पर 40 बच जाएगा। यहाँ पर ये विलोपन विधि अभी नहीं लिखना है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से लिखेंगे विलोपन विधि। चलिए आप समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तो समीकरण 1 आप क्या है, ये है समीकरण 1 और वो है 2। चलिए तो एक क्या है x प्लस 2y बराबर 40। चलिए 40। समीकरण 2 क्या है x और प्लस y बराबर का है 25। चलिए सॉरी यहाँ पर 25। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए इसमें काटना है, यहाँ पर भी x पूरा है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे समीकरण 2 को 1 को 2 से घटा देंगे। चलिए समीकरण 1 माइनस 2, अब यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को घटाने, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। चलिए यहाँ पर आपको जिस तरीके से समझ आ रहा है या ऐसे भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर समझ ही जाता है लोग। तो यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, चिन्ह बदल गया। तब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का 2y माइनस का 1y, यहाँ पर y बच जाएगा प्लस में और बराबर यहाँ पर अगर 25 में से सॉरी 40 में से 25 घट जाएगा तो यहाँ पर 15 निकल जाएगा। तो हमारा y का मान कितना निकल गया 15, तो y बराबर 15 निकल गया। तब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलिए 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। चलिए 1 क्या है तो 1 है यहाँ पर कितना है x और प्लस 2y बराबर 40। चलिए तो यहाँ पर किसका y का मान निकला है तो x प्लस 2 और गुना 15 बराबर 40। चलिए अब यहाँ पर x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40 और उसके बाद यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 40 और माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा। 40 माइनस 30 तो x का मान 10। अब देखिए x का मान हमारा क्या निकल गया 10 निकल गया। तो अब यानी कि हम x किसको माने थे तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 15 है। यहाँ पर लिख सकते हैं 50 रुपया का नोटों की संख्या 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना हम x माने थे तो यानी 10। और इसी तरीके से 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगा, आप इसको दोनों को लिखना है आपको, मैं डायरेक्ट ऐसा कर देता हूँ। नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप देखिए मान लीजिए इसको अगर 10 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा यहाँ पर लिख लेते साइड में, ये रफ में करना है, ये करना नहीं आपको समझा देता हूँ। तो ये 500 आ जाएगा। अगर 15 को क्या करेंगे 100 से गुना करेगा तो ये कितना आ जाएगा तो ये 1500 आ जाएगा। अगर हम 1500 आ गया, मान लीजिए ये आ गया 1500। चलिए अब 1500 को 500 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा हमारा। तो यानी कि यही पूछ रहा था कितना है 2000 का नोट, कुल मिलाकर 2000 था और इसमें से कितना था, कितना 50 रुपये का नोट और कितना 100 रुपया का नोट था, यही बताना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2000 पुर जाता है इन दोनों को मिलाकर। तो अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, चलिए उनको कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है किराया पर, देखिए यहाँ पर क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के
21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नियत किराया और अतिरिक्त किराया हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, प्रथम 3 दिनों के लिए किराया क्या है, नियत किराया है, यानी कि 3 दिनों के लिए एक फिक्स किराया है। अगर आप 3 दिनों के लिए बुक को ले जाते हैं तो उसका लिए एक फिक्स किराया है, 10 रुपये या 15 रुपया जो भी है वो रहेगा, और अतिरिक्त किराया अलग से लेगा। अगर मान लीजिए 3 दिनों के लिए तो है फिक्स 10 रुपये या 15 रुपया जो भी होगा, अतिरिक्त आप करिएगा तो उसके लिए 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी होगा उसको देना पड़ेगा आपको। तो नियत और अतिरिक्त किराया यानी दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसको कर लेंगे, मान लेंगे। चलिए यहाँ सबसे पहले माना कि, देखिए मानेंगे क्या, सबसे पहले नियत किराया क्या है, तो 3 दिनों का नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया, इसको मान लेते हैं 100 रुपया। चलिए 100 रुपया, ये नियत का मतलब फिक्स, उतना आपको देना ही पड़ेगा। चलिए और उसके बाद क्या अतिरिक्त किराया बोल रहा है, चलिए अतिरिक्त लिख लेते हैं, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया इसको मान लेते हैं y रुपया। चलिए y रुपया। अब देखिए आप प्रश्न से क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। ये तो हम मान लिया, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन के लिए किराया है, प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। तो सबसे पहले देखिए सरिता ने क्या किया, 7 दिन पुस्तक रखा, उसके लिए 27 रुपया किराया दिया। तो यानी कि देख लीजिए सबसे पहले तो हमको ये पता करना है, देखिए सरिता ने कितना दिन पुस्तक रखा, तो यानी 7 दिन रखा। तो 7 दिन रखा जिसमें से कि 3 दिन का तो कोई नियत किराया फिक्स है, यानी 3 दिन का तो उसको नियत किराया फिक्स देना ही पड़ेगा, और उसके बाद अतिरिक्त कितना दिन बचा, ये 4 दिन बचा। तो ये हमको इसको समझना है। 7 दिन तो वो बुक रखा है जिसमें कि 3 दिन का नियत किराया है और बाकी ये 4 दिन जो बचा है ये अतिरिक्त किराया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, नियत किराया, यानी कि 3 दिन के लिए नियत किराया क्या हो जाएगा ये, तो 3 दिन का नियत किराया हो जाएगा x, यानी 3 दिन का तो x ही हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया x, यानी कि ये 3 तो चला आया इधर x में, और प्लस आप देखिए अतिरिक्त किराया क्या है, तो अतिरिक्त किराया y है, तो अतिरिक्त किराया यानी अतिरिक्त ये 4 दिन क्या किया, अतिरिक्त रखा, तो यानी कि 4y हो जाएगा। अब बराबर कुल रुपया कितना दिया, 27 दिया। चलिए 27 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए फिर पुनः प्रश्न से या शर्त 2 से, अब देखिए फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो फिर इस प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, आप बोल रहा है क्या, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो आप देखिए सुशी ने क्या किया, सुशी ने क्या किया, तो 21 रुपया दिया लेकिन 5 दिन पुस्तक रखा, तो ये 5 दिन रखा, यानी कि 3 दिन का तो किराया इसका क्या हो गया, नियत किराया के अंतर्गत चलाया, तो बचा कितना, 2 दिन। तो आप देखिए नियत किराया हमारा क्या हो गया x, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये अतिरिक्त कितना दिन बचा इसका, 2 दिन अतिरिक्त रखा, तो 2 दिन अतिरिक्त यानी 2y हो जाएगा। अब बराबर, अब उसके बाद देखिए बराबर यानी 21 रुपया दिया, 5 दिन रखने का 21 रुपया दिया। अब इसमें से हमको क्या, नियत किराया और अतिरिक्त किराया पता करना है। तो चलिए अब विलोपन विधि से इसको कर लेंगे, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से, चलिए विधि से अब विलोपन विधि से करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो x प्लस 4y बराबर 27। चलिए 27, और उसके बाद x प्लस 2y बराबर 21। चलिए ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से घटाना है। चलिए तब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर या 1 - 2 से डायरेक्ट लिख देंगे, समय उतना नहीं है। तो चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, चिन्ह बदल गया।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2y बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर देखिए 4y प्लस का है माइनस का 2y है, तो यहाँ पर प्लस का 2y बच जाएगा और यहाँ पर 21 घट जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए अब एक क्या है समीकरण, तो ये है x और प्लस यहीं देख लीजिए 4y, यानी कि 4 है तो 4 लिख लेंगे, y का मान 3, चलिए 3 और उसके बाद बराबर 27 है, चलिए 27। तो x प्लस 4 तिया 12 हो गया बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 और माइनस 12, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 27 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या आ गया, तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा या फिर 3 दिन का नियत भाड़ा। 3 दिन का आप लिख लीजिएगा, 3 दिन का नियत किराया या भाड़ा, किराया लिख लीजिए, चलिए किराया यहीं पर लिख देते थोड़ा सा, चलिए 3 दिनों का नियत किराया का नियत किराया, 3 दिनों का इसका नियत किराया कितना निकल गया, तो हम 3 दिनों यानी नियत किराया x को माने थे तो x का कितना निकल गया 15। और इसी तरीके से अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना निकला, वह का मान 3 निकला। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो 3 दिन अतिरिक्त किराया है, अगर कोई व्यक्ति 3 दिन अगर बुक को रखेगा तो उसके लिए उसको 15 रुपया देना पड़ेगा और उसके अतिरिक्त अगर 1 दिन भी ज़्यादा होगा तो उसके लिए उसको 3 रुपया देना पड़ेगा अतिरिक्त। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे से NCERT न्यू बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आएगा द्विघात समीकरण से ही न्यू बुक का स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोग को द्विघात समीकरण में।